मेरी रुसवाई के असबाब हैं मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब हैं मेरे अंदर। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस समय बेहद नाकाम, पस्त और थके हुए दिख रहे हैं। तीसरी बार भी सत्ता तो नरेंद्र मोदी ने संभाल ली, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी बेबसी और लाचारी बता रही है कि मोदी के हाथों से अब लगाम छूटती जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जिस दुस्साहस के साथ नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन की तकलीफों और कोरोना में अनगिनत मौतों के बावजूद मोदी आराम से सत्ता का सुख उठाते रहे। वैसी ही बेफिक्री और मौज मस्ती वो तीसरे कार्यकाल में भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इनसे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 समेत कई और विधेयकों को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना चाहती है। मुमकिन है कि कई बिल मोदी की मर्जी के हिसाब से पारित भी हो जाएं, लेकिन विपक्ष जिन सवालों को उठाने की तैयारी में है, क्या मोदी उनका जवाब दे पाएंगे, यह देखना होगा। ट्रंप ने जिस तरह बार बार भारत का अपमान किया है, टैरिफ को लेकर जो धमकियां अमेरिका से मिल रही हैं, विपक्ष अभी से उन सवालों को उठा रहा है और मोदी अपने दोस्त की दादागिरी के आगे लाचार और चुपचाप बैठे हैं। उधर राहुल गांधी ने अब कांग्रेस की जो नई गुजरात फाइल्स खोलनी शुरू की हैं, उसमें भी मोदी घबराए हुए दिख रहे हैं। मोदी या बीजेपी जो भी कह लें, इन दोनों को उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी इस तरह गुजरात पर दांव खेल जाएंगे, क्योंकि सामने तो बिहार का चुनाव है। वैसे बिहार में भी चुनाव से पहले जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनसे भी किस तरह मोदी निपटेंगे, यह देखना होगा। बेशक नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के आगे हथियार डाल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एनडीए को पूरी तरह से झकझोर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी से लेकर नौकरियों तक के मुद्दों को तेजस्वी अभी से चुनावों के केंद्र में ला चुके हैं और मजबूरन अब एनडीए के नेताओं को भी इस पर बयान देना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी अब बाबाओं के जरिए बिहार को जीतने की फिराक में है, लेकिन बिहार की जमीन सांप्रदायिकता के लिए उस तरह कभी तैयार नहीं हुई जैसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात की रही है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा दोस्तों कि आरएसएस से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की कोशिशें बीजेपी को जीत दिलाती हैं या नहीं। वैसे बिहार से पहले अभी मोदी को संसद में विपक्ष का सामना करना है। विपक्ष मोदी की दुखती रग से अच्छी तरह वाकिफ है और वह उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या लाचार मोदी को इस बार घुटनों पर लाएगा विपक्ष, और साथ ही समझेंगे कि किस तरह इस बार कांग्रेस के हाथ लगा है बड़ा मौका। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकदम नए मिशन के लिए तैयार कर लिया है। आइए जरा सुन लीजिए। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा
जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, अपने आप को भी जोड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने 2-3 साल नहीं बल्कि सीधे 50 सालों का प्रोजेक्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बीजेपी भी 50 साल की बात करती है, लेकिन उसमें सत्ता का लालच मिला हुआ है और बीजेपी इस बात को छिपाती भी नहीं है। मोदी और शाह न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि हमें 50 सालों तक शासन करना है, यानी उन्हें अपनी तो फिक्र है, लेकिन इस देश को 50 सालों के शासन में मोदी क्या देंगे इसका कोई रोड मैप वो नहीं देते हैं। 2047 में देश विकसित हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, ये सब बातें बोल देने से ही अगर विकास हो जाता तो फिर मोदी ने तो 2014 में ही अच्छे दिन लाने का वादा कर दिया था। सबके खाते में 15 लाख आएंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये सारी बातें कही गई थीं। अब हालत ऐसी है कि किसानों को 6,000 रुपए साल में सम्मान के नाम पर दिए जा रहे हैं। बाकी रोजगार और महंगाई का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। हर खाते में 15 लाख की बात को अमित शाह खुद जुमला बता चुके हैं। बीजेपी के हिसाब से चुनाव में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, यानी मोदी अब भी जो कह रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की गवाही उनका अतीत ही दे रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल में मोदी पूरी तरह से असफल रहे और अब तीसरे कार्यकाल में असफलता का यह सिलसिला देश पर बेहद भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बेहद खुश हुए थे। उनकी खुशी स्वाभाविक भी थी, क्योंकि ट्रंप को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए मोदी ने कूटनीतिक तकाजे को भुलाकर ट्रंप के लिए वोट भी मांग लिए थे। आपको याद होगा, मोदी ने तो देश हित से ऊपर उठकर दोस्ती निभाई, लेकिन ट्रंप ने अपने देश के फायदे के लिए मोदी की दोस्ती को ठेंगे पर रख दिया। अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत गहराई कभी नहीं रही, आप सब जानते हैं, बल्कि कई बार रिश्ते तल्ख हुए, लेकिन 1947 से लेकर आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे पूरी तरह से समर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परिपाटी को भी तोड़ दिया और उधर ट्रंप भारत के अपमान में सारी हदें पार करते जा रहे हैं। पहले $21 मिलियन की मदद का तंज ट्रंप ने कसा और अब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाला टैरिफ लगाने की न केवल धमकी दी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि भारत अब टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मोदी ने इस बारे में देश को कुछ नहीं बताया है और अब कांग्रेस ने इस पर मोदी की जमकर खबर ली है। जरा पवन खेड़ा को सुनिए। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी। इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मैक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर,
वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले, क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। कांग्रेस ने मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या वाकई टैरिफ कम करने का फैसला लिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी जानकारी मोदी ने खुद देश को क्यों नहीं दी? क्यों ये बात डोनाल्ड ट्रंप से देश को पता चल रही है? कांग्रेस ने मोदी पर बड़ा तंज कसा है कि आप घर में ही शेर बने रहेंगे या कभी बाहर भी दहाड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि मोदी फिलहाल जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सोमवार से जब संसद का दूसरा चरण शुरू होगा तब मोदी को केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मोदी पर सवाल उठेंगे और फिर किस तरह मोदी देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, ये देखना होगा। तो ट्रंप की तरफ से भारत का अपमान इस बार संसद में हंगामे का कारण बनेगा, ऐसा अभी से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी मोदी घिर रहे हैं और खास बात यह है कि इसमें न केवल विपक्षी दल बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी भी मोदी से सवाल कर सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बारे में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दलों से विस्तार में चर्चा की है। मोदी के लिए टीडीपी और जेडीयू दोनों का समर्थन सरकार बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर इनमें से एक ने भी अपना हाथ खींचा तो फिर मोदी की कुर्सी लड़खड़ा सकती है। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। इस दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक सोमवार को होगी। इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि अगर सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी सभी लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस विधेयक का विरोध करने के लिए 13 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है। बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। बोर्ड का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मठों और मदरसों पर कब्जा करने और उन्हें नष्ट करने के इरादे से लाया गया है, इसीलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ जेपीसी में अपना विरोध दर्ज कराया ही है और साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम समाज इस विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह इस बार नायडू और नीतीश को साथ लाने का काम किया है वो मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में सत्ता कायम रखने के लिए अपने मुस्लिम मतदाताओं का साथ चाहिए और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार भी अल्पसंख्यकों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वैसे भी इस समय बीजेपी बिहार में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज कर चुकी है। मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर, इन सब का एक साथ बिहार पहुंचना संयोग नहीं है बल्कि बीजेपी का प्रयोग है। तो मोदी ट्रंप के सामने ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने भी लाचार दिख रहे हैं। और वहीं इस बार राहुल गांधी ने जो एक नया दांव गुजरात में चला है, मोदी उसके लिए भी तैयार नहीं थे। आप जानते हैं कि अब तक कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ही लेती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेने के साथ साथ अपने उन नेताओं को भी निशाने पर ले लिया जिनके कारण कांग्रेस को हार मिलती रही। यानी राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस पार्टी का एक्सरे करने का काम किया है और गुजरात में बीमारी की जड़ समझकर इलाज करना भी शुरू कर दिया है। यही काम कांग्रेस इस बार उन तमाम राज्यों में करेगी जहां उसे जीत मिल सकती थी, लेकिन फिर भी विपक्ष में बैठना पड़ा है। यानी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने अब एक नए मौके की पहचान करा दी है, जिसमें फिर से पार्टी अपनी पुरानी ताकत और जनाधार को वापस पा सकती है। उधर मोदी जिस तरह थके हारे और परेशान दिखाई देने लगे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राजनीति का चक्का अब फिर से घूम चुका है और बाजी पलटने की शुरुआत हो रही है। खैर, शायर हसन नईम ने ठीक ही फरमाया है कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।